टेंथ क्लास के सभी छात्रों को ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। ऑनलाइन क्लास शुरू करने का मेरा मकसद ये रहा, वहाँ संवेदा कार्यक्रम द्वारा जो भी पाठ सिखाए जा रहे हैं वे एनुअल एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त नहीं होंगे, क्योंकि एनुअल एग्ज़ाम में लंबे उत्तर चाहने वाले 3 अंक के 9 प्रश्न और 4 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिन्हें लिखने के लिए पाठ के हर अंश को बारीकी से जानने की ज़रूरत है। इसलिए मैंने एक YouTube चैनल खोला, जिसके माध्यम से अपने बच्चों को हर पाठ के हर अंश की विस्तृत जानकारी दे सकूं। तो ठीक है बच्चों, आज से हम ऑनलाइन क्लास शुरू करेंगे। आज हम पहला पाठ कश्मीरी सेब देखेंगे। पहला पाठ है कश्मीरी सेब। कश्मीरी सेब पाठ का लेखक है मुंशी प्रेमचंद। यह पाठ व्यावहारिक कुशलता से संबंधित है। मतलब जब भी हम बाजार में जाकर खरीदारी करते हैं, तब किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, इससे संबंधित ये पाठ है। ये पूरा पाठ लेखक का निजी अनुभव है। तो पहले हम लेखक परिचय देखेंगे। लेखक प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लमही गांव में हुआ। वाराणसी हिंदू धर्म का एक तीर्थ स्थल है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लमही नामक गांव में हुआ है। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: गोदान, सेवा सदन, गबन, निर्मला, कर्मभूमि आदि इनके उपन्यास हैं। उपन्यास इसका कन्नड़ में अर्थ है कादंबरी, इविष्टुवर कादंबरिगळु। इनकी कुछ कहानियाँ भी हैं: बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, पूस की रात आदि। इनकी सारी कहानियाँ संग्रहित हैं और उस संग्रह का नाम है मानसरोवर। तो ठीक है, अब हम पाठ शुरू करेंगे। पाठ शुरू करने से पहले आपसे मेरा अनुरोध है, जब मैं आदर्श वाचन करूंगा, तब आप मेरा अनुसरण कीजिए और जो भी
कठिन शब्द होंगे उन सारे शब्दों को मैंने लाल रंग में लिखा है। आप उन सारे शब्दों का अर्थ अपने किताब में उन्हीं शब्दों के नीचे रेखांकित करके उन्हीं के ऊपर कन्नड़ में लिखिएगा, ये मेरा अनुरोध है। तो ठीक है, अब हम पाठ शुरू करेंगे। पाठ का नाम कश्मीरी सेब। पहले मैं आदर्श वाचन करूँगा, आप मेरा अनुसरण कीजिए। कल शाम को चौक में 2-4 ज़रूरी चीज़ें खरीदने गया था। पंजाबी मेवा परोसों की दुकानें रास्ते ही में पड़ती हैं। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। जी ललचा उठा। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। तो अब हम हर वाक्य का अर्थ जानेंगे। कल शाम को चौक में 2-4 ज़रूरी चीज़ें खरीदने गया था। ये लेख मैंने पहले ही बता दिया आपको, ये पूरा पाठ लेखक का निजी अनुभव है, वही बता रहे हैं। कल शाम को लेखक 2-4 ज़रूरी चीज़ें खरीदने चौक में गए थे। चौक मतलब ಚೌರಾಹಾ, 4 ರಸ್ತೆಗಳು ಸೇರುವ ಸ್ಥಳ। ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು। जहाँ चारों रास्ते मिलते हैं वहाँ बहुत सारी दुकानें थी। वहाँ मैंने 2-4 चीज़ें मुझे खरीदनी थी, इसलिए मैं वहाँ गया था। कल शाम को मतलब ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು, ಅಗತ್ಯದ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತ। चौक गया था मैं। आगे देखेंगे। पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते ही में पड़ती हैं। मेवा फरोश मतलब सूखा या ताज़ा फल बेचने वाला, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವನು ಅಂತ। पंजाबी मेवा फरोश मतलब पंजाब के फल बेचने वाले लोग। मेवा फरोश मतलब ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವನು ಅಂತ। वे कहाँ के हैं? पंजाबी लोग हैं। पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते ही में पड़ती है। रास्ता मतलब मार्ग में ही पड़ती है। इसका तात्पर्य रस्ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಅಂಗಡಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ। ಯಾರ ಅಂಗಡಿಗಳಿದ್ದಾವೆ? ಪಂಜಾಬಿನ ಹಣ್ಣು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರ ಅಂಗಡಿಗಳು ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ इवे अंत। पंजाबी मेवा परोसों की दुकानें रास्ते ही में पड़ती है, मतलब बिल्कुल रास्ते के बाजू में ही बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं। वहाँ एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। वहाँ एक दुकान पर, बहुत सारी दुकानें थी वहाँ एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार मतलब ಒಳ್ಳೆ ಬಣ್ಣ ಇರುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ गुलाबी सेब, गुलाबी रंग के सेब सजे हुए नजर आए। नजर आना दिखाई देना, ಕಾಣಿಸುವುದು ಅಂತ। सजे हुए, सजाना मतलब क्या है? ಒಪ್ಪ ಓರಣವಾಗಿ ಇಡುವಂಥ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಂಗರಿಸಿ ಇಡುವಂಥ। सारे सेबों को सजाकर दुकान में रखा गया था। वह दृश्य मुझे नजर आया। ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಣ್ಣದ ಅಂದರೆ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಸೇಬುಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸಿತು ಅಂತ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ। उसे देखते ही जी ललचा उठा। जी ललचा उठना मतलब ಮನಸ್ಸಾಗುವಂಥ ಅಥವಾ ಆಸೆ ಮೂಡುವಂಥ। ये एक मुहावरा है। जी ललचा उठना मतलब आसे उंटागुವಂಥ।
ನನಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಆಸೆ ಆಯಿತು ಅಂತ. जी ललचा उठना, आसे आवो. आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है. लेखक अब बताते हैं, देखिए आजकल का जो समाज है वो शिक्षित समाज है, सभी पढ़े लिखे लोग हैं. ऐसे समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है. मतलब शिक्षित समाज विटामिन और प्रोटीन के बारे में ज़्यादा चर्चा करता है. ऐसा समाज है आजकल का समाज, वो शिक्षित समाज है जो है वो आजकल विटामिन और प्रोटीन के बारे में काफ़ी चर्चा करता है. ಇಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಿತ ಸಮಾಜ ವಿಟಮಿನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. टोमेटो को पहले कोई भी न पूछता था, अब टोमेटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है. गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज़ थी. अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे. मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है, इसलिए गाजर को भी मेज़ों पर स्थान मिलने लगा है. तो अर्थ देखेंगे. टोमेटो को पहले कोई भी ना पूछता था. देखिए पिछला वाक्य क्या है, आजकल के शिक्षित समाज में प्रोटीन और विटामिन के बारे में सोचने की या चर्चा करने की प्रवृत्ति है. इसी के संबंध में दो उदाहरण लेखक यहाँ प्रस्तुत करते हैं. ಟೊಮೆಟೊ को पहले कोई भी न पूछता था. ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಮೊದಲು ಯಾರೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. कोई नहीं पूछता था टोमेटो के बारे में. लेकिन अब टोमेटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है. ये आजकल क्या है, टोमेटो का होना भोजन में अनिवार्य हो गया है. बिना टोमेटो के भोजन ही नहीं बन सकता, इतना टोमेटो अनिवार्य हो गया है. गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज़ थी. पुराने ज़माने में गाजर मतलब गज्जरी, अंग्रेजी में कैरेट. गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज़ थी. चीज़ मतलब वस्तु. हाँ, ಗಜ್ಜರಿ ಕೂಡ ಮೊದಲು ಬಡವರು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಹಾರ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ, ಅಥವಾ ವಸ್ತು ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ. लेकिन अब अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे. पुराने ज़माने में गाजर को अमीर लोग सीधा नहीं खाते थे. क्या बनाकर खाते थे, उसका हलवा ही खाते थे. मगर मतलब आदर है. अब आजकल शिक्षित समाज में ये भी पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है. ಆದರೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಏನಂತ, ಗಜ್ಜರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ವಿಟಮಿನ್ ಇದೆ ಅಂತ. जब से ये पता चला, गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है. मेज पर मतलब मेज. ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಗಜ್ಜರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ವಿಟಮಿನ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ, ಅದರ ನಂತರ ಗಜ್ಜರಿಗೆ ಕೂಡ ಊಟದ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ. मतलब हर कोई आजकल गाजर को खाने लगा है. यहाँ दो उदाहरण देते हैं, एक टೊಮೆಟೊ और एक गाजर. ಇವೆರಡನ್ನು ಇಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಿತ ಸಮಾಜ अनिवार्य वस्तुवನ್ನಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. तो ठीक है, आगे जाएंगे. सेब के विषय में तो यहाँ कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज़ खाइए तो आपको डॉक्टरों की ज़रूरत न रहेगी. डॉक्टर से बचने के लिए हम निमकोड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं. सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं. सेब को यह स्थान मिल चुका है. देखिए यहाँ 4 शब्द लाल रंग में है, रोज़, निमकोड़ी, बढ़कर, घटकर. इन सारे शब्दों का अर्थ आपको अपनी किताब में
उन्हीं शब्दों के नीचे रेखांकित करके कन्नड़ में लिखना है। तो ठीक है। सेब के विषय में तो यह कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज खाइए तो आपको डॉक्टरों की ज़रूरत न रहेगी। ये भी क्या है, आजकल के शिक्षित समाज की सोच है। ಇಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಿತ ಸಮಾಜ ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಸೇಬ್ ಕೆ ವಿಷಯ में तो यह भी कहा जाने लगा है, ಸೇಬು ಹಣ್ಣಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೂ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಏನಂತ, एक सेब रोज खाइए, एक सेब रोज खाइए। रोज खाना, रोज मतलब प्रतिदिन, हर दिन, प्रतिदिन, प्रतिदिन एक सेब खाइए तो आपको डॉक्टरों की ज़रूरत न रहेगी। ನೀವು ಡೈಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಸೇಬು ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂತೀರಿ ಅಂತ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ। ये आजकल ऐसा भी कहा जा रहा है। ये इससे पता चलता है कि सेब कितना महत्वपूर्ण फल है। तो ठीक है, आगे जाएंगे। डॉक्टर से बचने के लिए हम निमकोड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। इंदिನ ದಿನದಲ್ಲಿ सेब क्या, निमकोड़ी तक हम खाने को तैयार हो सकते हैं। हमें क्या करना है, बस डॉक्टर से बचना है, डॉक्टर से दूर रहना है। ये भी क्या है, आजकल के शिक्षित समाज की सोच है। डॉक्टर से बचने के लिए हम निमकोड़ी, निमकोड़ी मतलब ಬೇವಿನ ಬೀಜ, ಬಹಳ ಕಹಿ ಇರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು, वो भी खाने के लिए हम तैयार है। ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೇವೆ। ನಮಗೇನಾಗಬೇಕು, ಡಾಕ್ಟರಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕಂತ, ಆರೋಗ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಿತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ ಅಂತ। ಹಾಂ, ಡಾಕ್ಟರ್ से बचने के लिए हम निमकोड़ी, ಬೇವಿನ ಬೀಜ तक खाने को तैयार हो सकते हैं। ಬೇವಿನ ಬೀಜವನ್ನು ಕೂಡ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ। चाहे वो जितना भी कड़वा हो हम खाएंगे। हमें क्या है, बस डॉक्टर से बचना है, डॉक्टर से दूर रहना है। ये शिक्षित समाज की सोच है। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं। देखिए, हम सबको पता है आम को राजफल कहा जाता है, ಹಣ್ಣಿನ ರಾಜ ಅಂತ, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಳಿಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ। यहाँ आम और सेब की तुलना कर रहे हैं लेखक। देखिए, सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं। ರಸ ಮತ್ತು ಸ್ವಾದದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕಡಿಮೆನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ। मतलब क्या है, ये दोनों रस और स्वाद में समान है। आम जितना स्वादिष्ट है उतना ही स्वादिष्ट सेब है। दोनों समान हैं। रुचि और रस के विषय में दोनों बढ़कर भी नहीं है, घटकर भी नहीं है, मतलब दोनों समान हैं। आम और सेब दोनों रुचि और रस के दृष्टि में समान हैं। ये किसका अभिप्राय है, लेखक का। दोनों समान हैं। आम जितना स्वादिष्ट है उतना ही स्वादिष्ट सेब भी है। सेब को यह स्थान मिल चुका है। सेब को आम के समान का स्थान, आम के समान स्थान आजकल के शिक्षित समाज में मिल चुका है। तो आगे जाएंगे। अब वहाँ केवल स्वाद की चीज़ नहीं है, उसमें गुण भी है। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आध सेर सेब मांगे। हम अब वह केवल स्वाद की चीज़ नहीं है, सेब केवल स्वाद की चीज़ नहीं है, उसमें गुण भी है। ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಕೇವಲ ರುಚಿಯ ವಸ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ। सिर्फ स्वाद के लिए हम नहीं खाते हैं, हम आरोग्य के लिए भी खाते हैं। डॉक्टर भी ऐसी ही सलाह देते हैं कि रोज़ एक सेब खाओ। वही बता रहे हैं यहाँ लेखक। अब सेब केवल स्वाद की चीज़ नहीं है, उसमें अच्छे गुण भी है। इतनी सारी बातों को सोचकर लेखक ने अंत में तय किया, मुझे कुछ सेब खरीदना है। तो देखिए आगे,
हमने दुकानदार से मोल भाव किया। मोल भाव करना, दाम पूछना, दाम मतलब ಬೆಲೆ। ಲೇಖಕರು ಅಂಗಡಿಯವನ ಹತ್ರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸ್ತಾರೆ, ಸೇಬು ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು। और अंत में उन्होंने आध सेर सेब मांगे। आध सेर, ಸೇರ್ मतलब ಇಂದಿನ 933 ग्राम, 933 ग्राम। इसका मतलब है एक किलोग्राम। एक ಸೇರ್ मतलब लगभग 1 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್। ಒಂದು ಸೇರ್ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 1 ಕೆ ಜಿ ಅಂತ। 933 ಗ್ರಾಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 1 ಕೆ ಜಿ। ಒಂದು ಸೇರ್ ಅಂದರೆ 933 ग्राम। 1 के जी के 1000 ग्राम ಇದೆ। इसका तात्पर्य यहाँ है लगभग 1 सेर बराबर 1 के जी। लेखक ने आध सेर मांगे, आध सेर सेब मांगे। आध मतलब आधा, आधा मतलब अर्ध। ಲೇಖಕರು ಅರ್ಧ ಸೇರ್ ಸೇಬು ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂಗಡಿಯವನ ಹತ್ರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ। ಆದ ಸೇರ್ मतलब लगभग ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ अर्ध के जी ಸೇಬು ಹಣ್ಣನ್ನು ಲೇಖಕರು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ। और एक बार याद रखिए, 1 ಸೇರ್ मतलब लगभग 1 के जी ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೇರ್ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 933 ग्राम। हाँ, याद रखिए, ये याद रखने की चीज़ है। आगे जाएंगे। दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। मैंने रुमाल निकालकर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना। दुकानदार ने कहा, ಅಂಗಡಿಯವನು ಹೇಳ್ದ। ಯಾವಾಗ ಲೇಖಕರು ಅರ್ಧ ಸೇರು ಸೇಬನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನಿಟ್ಟರೋ, तब दुकानदार ने कहा, ಅಂಗಡಿಯವನು ಹೇಳ್ದ, बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं। बाबूजी क्या है? गौरव सूचक शब्द है। जैसे ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಒಡೆಯರೇ, ಯಜಮಾನ್ರೆ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ। हाँ, बाबूजी मतलब गौरव सूचक शब्द है। बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं। मज़ेदार मतलब अच्छे, बहुत अच्छे ಸೇಬ್ ಆಯೆ हैं। ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇಬು ಹಣ್ಣುಗಳು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ। ಖಾಸ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಕೆ हैं। खास मतलब विशेष, विशेषतः। विशेषतः ये सारे सेब कहाँ के हैं? कश्मीर के हैं। ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಸೇಬು ಹಣ್ಣುಗಳು ಬಹಳ ರುಚಿಯಾಗಿರ್ತವೆ। इसीलिए लेखक ने यही बताया, ये सारे सेब कहाँ के हैं? कश्मीर के हैं, ये बहुत अच्छे हैं। आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। आप ले जाएं, आप ले जाएं जो तोगंड होगी, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। तबीयत का शाब्दिक अर्थ है आरोग्य, लेकिन यहाँ तबीयत ಅಂದ್ರೆ ಮನ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು, ಮನಸ್ಸು ಅಂತ। ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಿಂದ ನಂತರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ। खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। मैंने रुमाल निकाल कर उसे देते हुए कहा। मैंने रुमाल निकाला और उसके सामने रखा या उसको दिया। ನಾನು ರುಮಾಲನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲೇ ಅಂಗಡಿಯವನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಅಂಗಡಿಯವನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದೆ, ಚುನ್ ಚುನ್ಕರ್ ರಖ್ನಾ। ಚುನ್ ಚುನ್ಕರ್ मतलब ಒಂದೊಂದೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಹಾಳಾಗಿದೆಯೋ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೋ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇಡುವಂಥ। ಎಲ್ಲ ಸೇಬುಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ಸೇಬುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಇಡುವಂಥ। मैंने कहा, मैंने रुमाल निकाल कर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना। ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕು ಅಂತ ನಾನು ಅಂಗಡಿಯವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, सुनो, आध सेर कश्मीरी सेब निकाला, चुनकर लाना। दुकानदार ने तराजू उठाई। तराजू ये शब्द 8वीं कक्षा में आया था बंदर बांट कविता में। तराजू मतलब तक्कड़ी। दुकानदार अंगಡಿಯವನು ತಕ್ಕಡಿಯನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡ और अपने नौकर से बोला, ತನ್ನ ಕೆಲಸಗಾರನಿಗೆ ಹೇಳ್ದ, सुनो, आध सेर कश्मीरी सेब निकालला, चुनकर लाना। सुनो, आध सेर कश्मीरी सेब निकालला। ಕೇಳಿಲ್ಲಿ, ಅರ್ಧ ಸೇರು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಸೇಬನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಾ, चुनकर लाना। उसने भी नौकर को क्या कहा? चुनकर लाना। चुनकर लाना मतलब
आयके ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೋಬಾ ಅಂತ, जो अच्छे हैं उनको चुनकर लाना। दुकानदार ने भी नौकर को ऐसा ही कहा। लौंडा 4 सेब लाया। दुकानदार ने तौला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे। लौंडा 4 सेब लाया। लौंडा मतलब बालक, हुड़गा ಅಂತ, ಹುಡುಗ लौंडा पंजाबी शब्द है, लौंडा हुड़गा। लौंडा 4 सेब लाया। ಆ ಹುಡುಗ जो नौकर था वो बालक था, ಇನ್ನು ಕೆಲಸಗಾರ ಇದ್ನಲ್ಲ ಅವನು ಹುಡುಗ ಆಗಿದ್ದ, ಅವನು 4 ಸೇಬನ್ನು ಎತ್ಕೊಬಂದ। 4 ಸೇಬುಗಳನ್ನು ಎತ್ಕೊಬಂದ। लौंडा 4 सेब लाया। दुकानदार ने उन्हें तौला, तौलना ತೂಕ ಮಾಡುವಂತ, ತೌಲ್ನ ತೂಕ ಮಾಡುವಂತ। ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಬೇಕಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಬಿಡಿ। ದುಕಾನ್ದಾರನೇ ತೌಲ್ನ ತೂಕ ಮಾಡು। ದುಕಾನ್ದಾರ ತೂಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ। और एक लिफाफे में उन्हें रखा। एक लिफाफा ಕವರ್, ಎನ್ವಿಲಾಪ್, ಒಂದು ಕವರ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಚೀಲದಲ್ಲಿ, लिफाफे में उन सारे सेबों को, उन 4 सेबों को दुकानदार ने रखा। ಒಂದು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, और रुमाल में बांधा उसने, बांधना कಟ್ಟುವುದು, ಮತ್ತು रुमाल में जो लेखक ने दिया था उसी रुमाल में उसको बांधकर मुझे दे दिया, ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ। मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे। ನಾನು 4 ಆಣೆಯನ್ನು ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಟೆ ಅಂತ। मैंने दुकानदार के हाथ में 4 आने आजकल भी ये शब्द प्रचलित है। देखिए 4 आने, 8 आने, 12 आने ऐसा कहा जाता है। 4 आना मतलब क्या है? 4 आने मतलब क्या है कन्नड़ में? 4 आने ಅಂದರೆ 25 पैसे। मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे। ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 25 ಪೈಸೆಯನ್ನು ಆ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಯವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ। मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे। घर आकर लिफाफा ज्यों का त्यों रख दिया। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है। फल खाने का समय तो प्रातःकाल है। आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो सड़ा हुआ था। 1 रुपये के आकार का छिलका गल गया था। अब इसका अर्थ देखेंगे। घर आकर लिफाफा ज्यों का त्यों रख दिया। ಮನೆಗೆ ಬಂದುಕೊಂಡು ಆ ಚೀಲವನ್ನು, ಲಿಫಾಫ, ಆ ಕವರನ್ನು ज्यों का त्यों, ಹೇಗಿತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಅಂತ। ज्यों का त्यों इसका तात्पर्य क्या है? ಹೇಗಿತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಅಂತ। मैंने उसको ज्यों का त्यों रख दिया, ಹೇಗಿತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಕವರ್ ತಂದ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है। ರಾತ್ರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ। ಕಾಯ್ದಾ ಮತ್ಲಬ್ ಕಾನೂನು ಯಾ ನಿಯಮ। ರಾತ್ರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿನ್ನುವ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲ। ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆ ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಇರುವ ಚೀಲವನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ। ಹೇಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ मैंने रखा। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया? घर आकर लिफाफा ज्यों का त्यों रखा। सुबह उठकर, मारने दिन बेಳಿಗ್ಗೆ देखिए, फल खाने का समय तो प्रातःकाल है। फल खाने का अच्छा समय क्या है? प्रातःकाल। प्रातःकाल मतलब सुबह, सुबह मतलब ಮುಂಜಾನೆ। ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ समय सामान्यವಾಗಿ ಮುಂಜಾನೆ। इसलिए मैंने क्या किया? दूसरे दिन आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला। आज सुबह, ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, मुंह हाथ धोकर, ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಕೈಯನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಂಡು नाश्ता करने के लिए, नाश्ता ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರ, नाश्ता करने के लिए एक सेब निकालना तेगियो। जब मैंने एक सेब निकाला तो वो सड़ा हुआ था। सड़ जाना मतलब क्या है? हाड़ागु, ಕೊಳೆತು ಹೋಗುವಂತ। नाश्ता करने के लिए जब मैंने लिफाफा खोला और उस लिफाफे से एक सेब निकाल के देखा तो वो सड़ा हुआ था, ಅದು ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂತ। ನಾನು ಒಂದು ಸೇಬನ್ನು ತಿನ್ನೋಣ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಉಪಹಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾಷ್ಟ
ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಸೇಬನ್ನು ಯಾವಾಗ ಎತ್ಕೊಂಡು ಆಗ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಅದು ಹಾಳಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. 1 रुपये के आकार का छिलका गल गया था. वो कैसे सड़ा हुआ था? उसमें 1 रुपये के आकार का 1 ರೂಪಾಯಿ ಆಕಾರದ छिलका मतलब सिप्पे गल गया था. गल जाना ಕೊಳೆತು ಹೋಗು 1 ರೂಪಾಯಿ ಆಕಾರದ ಸಿಪ್ಪೆ, ಅಷ್ಟು ಗಾತ್ರದ ಸಿಪ್ಪೆ ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂತ ಸೇಬು. हाँ तो ठीक है, यहाँ तक काफ़ी है और दूसरा भाग दूसरे ऑनलाइन क्लास में सुनेंगे. धन्यवाद बच्चों.